फंक्शन भी एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट होता है और हमें एक संख्या मिलती है। जिस समुच्चय पर यह फलन परिभाषित है उसके प्रत्येक अवयव के लिए ये कोई ना कोई आउटपुट आपको देता हो और आउटपुट आपका यूनिक हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब प्रत्येक अवयव और अद्वितीय, यानी आपका एग्जिस्टेंस, यानी हर अवयव का लिए कनेक्शन होना चाहिए। और सेकंड क्या है? अद्वितीय यानी यूनिकनेस। तो जब एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस दोनों चीजें मिलती हैं तब वो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। और 12th क्लास में जिस पोर्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका नाम है कैलकुलस। तो आज से आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आज से पहले आपने जो कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अगर आज के बाद आप बैकलॉग क्रिएट करेंगे तो आगे आने वाले 2, 3, 4 महीने आपको तकलीफ होगी। ठीक है, फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। क्वांटा लेक्चर्स वाले हाथ खड़ा कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाले मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट भी है। अपडेट क्या है कि कल से आपकी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। तो बोलने का मतलब, कहने के लिए तो छुट्टियां हैं, पर उन छुट्टियों में हम करने वाले हैं धुआंधार पढ़ाई। कल से आपका एक तो टाइम चेंज हो रहा है। क्लास आपकी होगी सुबह, जो JEE की क्लास है आपकी मैथमेटिक्स की, वो होगी 10 बजे से लेके 11:30 AM तक। ये तो आपकी क्लास होने वाली है आशा में JEE की, ठीक है। और 11:30 से लेके 1 बजे तक आपकी जो क्लास चलेगी वो आपकी होगी 12th बोर्ड की, यानी क्या हो रखा है इसको, ठीक है, 12th बोर्ड की। मतलब हम अगले 40 दिन की छुट्टियां ना, तो 40 दिन के लिए हम क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 1.5 आवर कर रहे हैं बोर्ड वाली को, ताकि जब स्कूल खुले तो स्कूल के बाकी बच्चों से हमारा सिलेबस बहुत आगे हो, तो जो भी टेस्ट वगैरह जो भी कुछ हो उसमें हमें तकलीफ ना हो। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाओ अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। सब तैयार हो ना? ऐसे ऐसे कर दो कि हाँ सर पढ़ लेंगे। शक्लें तो ऐसी बोल रही हैं कि मतलब कुछ ने तो मजबूरी में हाथ खड़े किए हों। अरे कैसे नहीं पढ़ोगे यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हो सकता है एक आधा स्कूल में छुट्टी ना लगी हो, वो मैनेज करेंगे बेचारे, देखेंगे। पर सेम डे की क्लास को सेम डे देखना ना, ऐसा मत करना कि बैकलॉग क्रिएट कर लो। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अब। टॉपिक का नाम क्या है? फलन। फलन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, तो जितना जितना 12th में काम आएगा मैं रिवाइज करा रहा हूं। डेफिनेशन में आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, मैं वो डेफिनेशन बताऊंगा जो हमारे काम आने वाले। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन को आप एक मशीन की तरह ले सकते हैं। मशीन के अंदर क्या होता है, किसी सामान को हम मशीन के अंदर एंटर कराते हैं, मशीन उस सामान के साथ कुछ 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 प्रोसेसिंग करती है और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है। यानी मशीन में क्या होगा, हम इनपुट डालेंगे, उसको वो प्रोसेस करेगी और हमें एक आउटपुट मिलेगा। फंक्शन भी एक मशीन है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं, फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट होता है और हमें एक संख्या मिलती है। ठीक बात है। तो फलन क्या है? फलन एक मशीन है। इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का काम है, इस मशीन में हम कोई संख्या, कोई वैल्यू एंटर करेंगे, मशीन उसको प्रोसेस करेगी और हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। इतना सा कंप्यूटर तो पढ़ा ना, इनपुट आउटपुट समझते हो? करेक्ट है। अगर थोड़ी और बेहतर डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि एक फलन है f जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है। इस ये जो लिखा गया है इसका मतलब है कि एक फलन है f जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है। ये f एक फलन होगा यदि जिस समुच्चय पर यह परिभाषित है उस समुच्चय के हर एक अवयव की ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता हो, पहली बात। और ऐसा ना हो कि किसी एक अवयव की दो वैल्यूज आपको मिल जाएं। दो काम की बात बोली है कि जिस समुच्चय पर यह फलन परिभाषित है, जिस समुच्चय पर यह फलन परिभाषित है उसके प्रत्येक अवयव के लिए ये कोई ना कोई आउटपुट आपको देता हो और आउटपुट आपका यूनिक हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब
ऐसा ना हो कि एक अवयव के लिए आपको दो दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हों। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिख लो फलन f समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित एक ऐसा नियम है। ठीक है, नियम मतलब रूल, समझते हैं हम। कैसा नियम है? जो ए के प्रत्येक कलर क्यों चेंज किया है? आप लोग बॉक्स बना लेना अगर आपके पास दो कलर के पेन नहीं है तो। प्रत्येक एक जरूरी चीज है यहां पे। प्रत्येक अवयव को, ए के प्रत्येक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। ठीक बात है, दो डेफिनेशन पढ़ी है। एक तो नॉर्मल हमारे सिर्फ समझने के लिए है कि फलन एक मशीन है जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं, हालांकि ये भी आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन नहीं है, पर एनसीईआरटी की डेफिनेशन तो 11th क्लास में थी, 12th में हमसे कौन पूछने वाला है। 12th में तो हम वो पढ़ेंगे जो हमें क्या करेगा, हमारे समझने में हमारी मदद करेगा। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एक ऐसा नियम है जो ए के प्रत्येक, जरूरी चीज क्या है, ए में से कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ए के हर एक अवयव के लिए हमें बी में एक यूनिक इमेज या प्रतिबिंब या कनेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने बोला है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। ठीक है, परफेक्ट है। ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। समुच्चय ए में कोई भी तीन एलिमेंट मैंने 1 2 3 लिए हैं, यहाँ पर चार एलिमेंट ए बी सी डी मैंने लिए हैं। ठीक है, ए से बी में एक फलन परिभाषित है जिसको हम इस तरह से निरूपित करते हैं। ये फलन क्या कर रहा है? ये फलन कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ये 1 का कनेक्शन ए के साथ बिठा रहा है और 2 का कनेक्शन बी के साथ बिठा रहा है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो एफ एक ऐसा नियम है जो 1 को ए से कनेक्ट करता है और 2 को बी से कनेक्ट करता है। तो क्या ये एफ एक फलन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक बात है, एक उदाहरण और लिख लेते हैं। ये है 1 2 3, ये है ए सी डी। एक नियम है जो ए से बी में परिभाषित है और ये नियम क्या करता है? ये नियम काम करता है 1 को ए से कनेक्ट करता है, 1 को बी से कनेक्ट करता है, 2 को सी से कनेक्ट करता है और 3 को डी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पहला वाला उदाहरण हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या f एक फलन होगा या नहीं होगा? जितने बच्चों को लगता है कि सर f एक फलन है वो हाथ खड़े करो, और जिनको लगता है f एक फलन नहीं है वो ऐसे क्रॉस का निशान बना सकते हैं। ज्यादातर ने बोला है नहीं है, कुछ कुछ ने बोला है। वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखो f एक नियम होगा, f एक नियम है, इसका काम क्या है? a के अवयवों को b के अवयवों से कनेक्ट करना है, बिल्कुल है, कर रहा है। पर फलन होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, प्रत्येक अवयव और अद्वितीय, यानी आपका एग्जिस्टेंस, यानी हर अवयव का लिए कनेक्शन होना चाहिए। और सेकंड क्या है? अद्वितीय यानी यूनिकनेस। तो जब एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस दोनों चीजें मिलती हैं तब वो फलन कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता। ठीक है, क्या ए में कोई ऐसा अवयव है जिसका कोई कनेक्शन बी में ना हो? सर अगर मैं इस मशीन के अंदर अगर मैं 1 को एंटर करूंगा, इस मशीन के अंदर, मशीन कौन है? एफ है,
इस F के अंदर अगर मैं 1 को एंटर करूंगा तो मुझे कौन मिलेगा? A मिल जाएगा। अगर इस मशीन में मैं 2 को एंटर करूंगा तो मुझे B मिल जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही इस मशीन में मैं 3 को एंटर करूंगा, मशीन मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि 3 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, यानी A के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन B में नहीं है, ठीक है। तो F फलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब प्रत्येक अवयव को ये फुलफिल नहीं करती है, तो ये क्या होगा? ये फलन नहीं है। ठीक बात है, बात हमारे समझ आ गई? आगे बढ़ें। इस वाले उदाहरण को ध्यान से देखो। इस वाले उदाहरण में क्या है? क्या एग्जिस्टेंस है? हाँ सर, ए के सभी अवयवों के कनेक्शन बी में हैं, तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन ये बोलती है हर एक अवयव का जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि देखो, अगर मैंने इस मशीन यानी एफ के अंदर 2 को एंटर किया तो मुझे सी मिल जाएगा। इस मशीन में मैंने 3 को एंटर किया तो मुझे डी मिल जाएगा, करेक्ट है। पर जैसे ही इस मशीन में मैंने 1 को एंटर किया तो मशीन बोलेगी कि सर आपको आउटपुट ए भी मिल सकता है और आपको आउटपुट बी भी मिल सकता है, यानी 1 का जो आउटपुट है वो ए भी हो सकता है और 1 का जो आउटपुट है वो बी भी हो सकता है, यानी 1 का आउटपुट यूनिक नहीं है। 1 का जो आउटपुट है वो अद्वितीय नहीं है। अगर अद्वितीय नहीं है तो ये क्या होगा? फलन नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हो? जिनको ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए हैं वो हाथ खड़ा कर लो, जिनको नहीं आए हैं वो ऐसे क्रॉस का निशान बनाओ कि नहीं समझ आया सर, समझ गए। और जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं वो क्यों रेज कर रखे हैं सिस्टम में? बिना बात ही अभी नीचे कर लो, पहले आने तो दो। सबका नीचे हो गया ना? परफेक्ट। इसका नहीं है उसका मैंने नीचे कर दिया, ठीक बात है। चलिए अब एक उदाहरण और हम पकड़ते हैं। सर ये वही समुच्चय ए है, ये वही समुच्चय बी है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है? 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का कनेक्शन ए से है, 3 का कनेक्शन ए से है, मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक। क्या ये तीसरा वाला जो उदाहरण है, क्या ये फलन होगा या नहीं होगा? जिनको लगता है कि ये फलन होगा वो ऐसे फिजिकली हाथ खड़ा करो, सिस्टम में हैंड रेज मत करो ऐसे। और जिनको लगता है नहीं होगा वो क्रॉस का निशान करो। 90% को लगता है, एक दो लोगों को लगता है कि नहीं है। जो नहीं है उनकी बात करते हैं। 2 कंडीशन फुलफिल होनी है। कौन कौन सी कंडीशन? हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या हर एक अवयव का है? 1 का है, 2 का है, 3 का है। दूसरी कंडीशन क्या है? कहीं भी कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसको मैं फंक्शन के अंदर इनपुट करूं और मुझे 2 अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हों। कि 2 अलग अलग रिजल्ट का मतलब क्या है? जैसे ही इस मशीन में मैं 1 को एंटर करूंगा, इस जगह की बात कर रहा हूं, जैसे ही इस मशीन में मैं 1 को एंटर करूंगा, मशीन मेरे से पूछेगी कि सर आपको ए आउटपुट चाहिए या आपको बी आउटपुट चाहिए। तो ऐसी मशीन किसी काम की नहीं है जो हमारी बात नहीं मानती हो। अगर इसको मेरे से पूछ पूछ के ही काम करना है तो इस मशीन का फायदा क्या है? फिर तो मैं ही काम कर लूंगा ना, ठीक बात है। तो मुद्दे की बात क्या है? मशीन ऑटोमेटिक होनी चाहिए, इनपुट डालो आउटपुट अपने आप मिल जाए, बस इतनी सी ही कहानी है, ठीक है। चलो सर यहां दिमाग लगाते हैं। जब इस एफ के अंदर मैं 1 को एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा ए। रिजल्ट मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। 1 का यूनिक कनेक्शन है, ए है। जब मैं इस फंक्शन में 2 को एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर से ए। 2 का तो सिर्फ एक ही कौन है कनेक्शन है, वो कौन है? ए है, ठीक है। जब मैं इस मशीन में 3 को एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। 3 का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो ए है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब ये फंक्शन होगा नहीं होगा? सर होगा। एग्जिस्टेंस है, यूनिकनेस है, तीनों अवयवों के प्रतिबिंब है और हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, करेक्ट है। अब आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि सर एफ ऑफ 1 का भी कनेक्शन ए के साथ है, एफ ऑफ 2 का कनेक्शन भी ए के साथ है, तो यूनिक कहां बचा? बेटा जब हम यूनिक की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं यहां जो भी अवयव है उसका इधर एक कनेक्शन होना चाहिए, ताकि मशीन में उस एलिमेंट को जब आप इन करोगे तो मशीन आपको आउटपुट बता पाए। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है
कि यहाँ के दो अलग अलग अवयवों के एक कनेक्शन नहीं हो सकते। दो अलग अलग अवयवों के एक कनेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। यहाँ का जो एक अवयव है वो अपने दो आउटपुट लेकर ना बैठा हो। क्यों? ऐसा करने पर मशीन हमारी काम करना बंद कर देती है। मशीन हमसे पूछती है कि सर आउटपुट आपको कौन सा चाहिए, तो ये फंक्शन होगा, ये बात तय है, हमारे समझ आ गई। कोई अभी भी ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई सर ये फंक्शन होगा? सब समझ गए, ठीक है। तो ये क्या है? फलन है। अगला 1 2 3 ए बी सी डी, 1 का क्या ये फलन होगा? जिनको लगता है होगा वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, और जिनको लगता है नहीं होगा वो क्रॉस करो। ऐसा कोई भी नहीं है, रंजना के अलावा कोई भी नहीं है। चलो ठीक है बेटा। रंजना अब आप अनम्यूट करो फोन क्यों, वो अनम्यूट का मतलब वो सिस्टम में हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सिस्टम में हैंड रेज करो, ये नाम नहीं मिलता, बहुत सारे बच्चे हैं उधर। ठीक है, अब अनम्यूट करो अपने आप को और अब मुझे ये बताओ कि ये फलन क्यों नहीं होगा। हेलो सर। हम्म, सर फलन होने के लिए कितनी कंडीशन की आवश्यकता है? सर दो। पहली कंडीशन क्या बोलती है? पहली कंडीशन यह है कि एक ही प्रत्येक अवयव मतलब बी से अरे संबंध। सिंपल हिंदी में बात करते हैं ना सर, जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उस समुच्चय में कोई भी अवयव खाली ना हो। यस सर। क्या कोई अवयव खाली है? नहीं सर। नहीं है, समस्या खत्म। तो पहली कंडीशन फुलफिल है। यस सर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन यह बोलती सर कि दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जब जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उस समुच्चय के अवयवों को फंक्शन के अंदर एंटर करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो यूनिक मिलना चाहिए। क्या बोलती है? यस सर। जिस पर परिभाषित है उसके अवयवों को जब फंक्शन के अंदर मैं एंटर करना स्टार्ट करूंगा तो एक अवयव का रिजल्ट एक ही मिलना चाहिए, ऐसा ना हो किसी अवयव के दो रिजल्ट मिल जाएं। क्लियर बात है? यस सर। ठीक है, जी जब सर फलन होगा ना ये। अगर मैं f के अंदर 1 को एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 को सी। C मिलेगा। कोई तकलीफ नहीं है, 1 का एक ही क्या कहते हैं कनेक्शन है। जी अगर मैं f के अंदर 2 को एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 का केवल एक ही आउटपुट है। यस सर। अगर मैं f के अंदर 3 को एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फिर भी यही मिलेगा ए ही सर। मिलेगा। तो 3 का भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस। हर एक जी का है और आपका अद्वितीय है तो फलन होगा। यस सर। ठीक बात। तो ये क्या है? फलन है। ठीक है, अब ये बार बार कनेक्शन बोलना ठीक नहीं है तो थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। टेक्निकल बात ये है, एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। इस तरह से है कि फलन के अंदर मैं एक एलिमेंट ए को एंटर करता हूं तो मुझे आउटपुट बी मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते कैसे हैं? इसको हम बोलते हैं, म्यूट कर लो बेटा। इसको हम बोलते हैं कि ए का फलन के अंतर्गत यानी ए का एफ के अंतर्गत जो प्रतिबिंब है वो बी है। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ए का एफ के अंतर्गत प्रतिबिंब या इमेज। क्या है? बी है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 1 की इमेज कौन है। जब मैं ऐसे बोलूंगा ना तो ऐसे बोलूंगा कि 1 की इमेज क्या है तो सी है, 2 की इमेज क्या है तो ए है, 3 की इमेज क्या है तो ए है। ठीक बात है, क्लियर है। सेकंड चीज क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है बी का ए कौन होगा। ए का बी क्या है सर? ए की इमेज बी है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी का पूर्व प्रतिबिंब ए है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी का ए के
अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, बराबर ए है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो जब हम ऐसे बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा समुच्चय ए है, ये मेरा समुच्चय बी है, यहां पे एक एलिमेंट ए है, यहां पे एक एलिमेंट बी है, ए को हमने बी से कनेक्ट कर रखा है, ये फंक्शन एफ है। ठीक है, तो जब मैं एफ के अंदर ए को एंटर करता हूं तो मुझे बी मिलता है। तो ए की इमेज कौन है? बी है। ए की इमेज बी है और बी की प्री इमेज कौन है? ए है। क्लियर? ठीक बात है, यहां तक बात आपके समझ आ गई है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, पर ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है ना। क्वेश्चन है, लिख लो कॉपी में, समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः 3 तथा 4 है। ठीक है, एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट 3 है, एक समुच्चय बी है जिसके अंदर एलिमेंट 4 है। तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है, लिख लो फटाफट। ये समुच्चय ए है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, ये समुच्चय बी है जिसमें, सॉरी, ए में 3 है और बी में कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। ए से बी में कितने फंक्शन हम परिभाषित कर सकते हैं, ये आपका सवाल है। आज मैंने ऐप अपडेट किया है क्वांटा लेक्चर्स। क्वांटा लेक्चर्स, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कस्टमर केयर को फ़ोन कर लेना। क्वांटा लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए आपके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ जूम वर्क प्लेस नाम का एक एप्लीकेशन होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। क्लियर? ठीक बात है, इसका आंसर हमें निकालना है। अब समझो मेरी बात, सर यहां पे 3 एलिमेंट हैं, कोई 3 ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे 4 एलिमेंट है, कोई भी 4 एलिमेंट ले लेता हूं। कंडीशन क्या क्या है? यहां पे कोई खाली नहीं होना चाहिए और इस एक का जो प्रतिबिंब है वो एक ही होना चाहिए, यानी इस समुच्चय ए के किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, मैं कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर, मैं इस अवयव को इनमें से किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं? जिसके साथ आपका मन करे, जिसके साथ आपका मन करे। आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। यानी ये जो अवयव है आपका, इसके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 में से किसी भी एलिमेंट के साथ ये जाकर कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेट से फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा, वो किसी एक के साथ जाके कनेक्ट हो गया। इन चारों में से किसी के साथ हो सकता था, हो गया। अब दूसरे अवयव के बारे में सोचो, ये जो अवयव है, अब ये किसके साथ कनेक्ट हो सकता है? सर किसी के भी साथ हो सकता है। इसको यहां रख लो चाहे यहां रख लो, अभी भी फंक्शन है ना। अरे इसका तो एक ही प्रतिबिंब है ना, ये तो किसी और का है। यहां रख लो चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो सेकंड अवयव के पास फिर से 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसा मन 3 नहीं 4 सॉरी। इसके पास यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, 4 में से किसी भी अवयव के पास से जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड अवयव के बारे में सोचो, सर ये जो चौथा वाला, ये तीसरा वाला है, ये भी कहीं जा सकता है, यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, चाहे यहां चल जाए, कोई मनाही नहीं है। इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 4 घटनाएं हैं, ये पहली घटना है, ये दूसरी घटना है, ये तीसरी घटना है। ठीक है, पहली घटना 4 तरीके से घटित हो सकती है, दूसरी घटना 4 तरीके से घटित हो सकती है, तीसरी घटना 4 तरीके से घटित हो सकती है।
तो ये घटना इसी क्रम में कितने तरीके से होंगी, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 की पावर 3। सिंपल है, बात समझ आई। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी रट लेते हैं, रटो तो अच्छी बात, नहीं रटो तो उससे भी अच्छी बात है ना। कितना रटोगे, इसको रटने की आवश्यकता है नहीं है। फलनों की संख्या आप सीधे भी रट सकते हो। क्या होती है फलनों की संख्या? सर फलनों की संख्या होती है इस वाले जिस समुच्चय की बात कर रहा हूं, इसके अंदर जितने भी अवयव हैं उनके ऊपर, सॉरी बी, समुच्चय बी के अंदर जो अवयवों की संख्या है, जैसे यहां पे कितनी है, 4 है, इसके ऊपर हम घात लगाते हैं समुच्चय ए के अवयवों की संख्या का। क्लियर? यहां तक क्लियरिटी है? जिन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं वो क्यों कर रखे हैं? हेलो सर। सर गुणांक क्यों किया है? क्रमचय संचय नहीं पढ़े 11वीं में? नो सर। तो इसको रटो फिर। सर हेलो सर। यानी इसमें 4 4 यानी 12 नहीं हो सकते? मैं बोल रहा हूं ना, क्रमचय संचय नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला रट लो फिर। ओके सर। और जो दूसरा लिखा है वहाँ पे बी का एफ के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए कि ए ही लिख दिए हैं। बी का एफ एफ के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब ए है। ठीक बात है, यहां तक हो बात गया हमारी सर। समझ आ गई। चलिए सर, अब कुछ और चीज पढ़ते हैं। 3 शब्द है, एक है प्रांत, एक है सहप्रांत और एक है परिसर। प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन, एक चीज है आपकी परिसर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, एक चीज आपका है सहप्रांत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। ये सब 11th क्लास ही चल रहा है अभी तक। ठीक बात है, समझना मेरी बात को। एक फंक्शन है एफ जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। इस तरह से परिभाषित है, कुछ इस तरह से परिभाषित है कि सर ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, यहां कोई एलिमेंट है ए बी सी डी। कनेक्शन भी बिठा लो। कनेक्शन कैसे है सर? 1 का कनेक्शन बी से है, 2 का कनेक्शन ए से है और 3 का कनेक्शन सी से है। फंक्शन है, ठीक बात है ना। तो प्रांत की डेफिनेशन हम कैसे समझ सकते हैं? प्रांत की एक डेफिनेशन तो वो है, यहां पे चलो ये भी लिख लो कि जब फंक्शन के अंदर मैं 1 को इनपुट करूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? बी मिलेगा। 2 की जो इमेज है वो ए है और 3 की जो इमेज है वो सी है ना। यानी फंक्शन में 1 को एंटर करेंगे तो कौन मिलेगा? बी मिलेगा। 2 को एंटर करेंगे तो ए मिलेगा। 3 को एंटर करेंगे तो सी मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज है प्रांत, जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उसे उस फलन का प्रांत बोलते हैं। यानी इस फलन का प्रांत कौन होगा? समुच्चय ए होगा। यानी 1 2 3 ये समुच्चय ही इसका प्रांत है। ठीक है, क्लियर है? चलो पहली बात। दूसरी बात है परिसर। परिसर क्या होगा? जब हम इनपुट करेंगे जिस समुच्चय ए के सभी अवयवों को, जब हम एफ के अंदर इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेंगे। सभी आउटपुटों का जो समूह है, यानी जो जो हमें यहां पर इमेज मिल रही हैं, उन सभी प्रतिबिंबों का समूह आपका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो ये लिख लो, सभी प्रतिबिंबों, इसको हम आउटपुट भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं, का समुच्चय। यानी इसमें परिसर क्या होगा सर? यहां पे रेंज ऑफ एफ का मतलब है फलन एफ का परिसर, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डोमेन ऑफ एफ, यानी फलन एफ का प्रांत, डोमेन। ठीक है, ये क्या होगा?
सर देखो आउटपुट कौन कौन है, एक आउटपुट ए है, एक आउटपुट बी है, एक आउटपुट सी है, तो ये तीनों मिलके क्या बनेंगे, मेरे परिसर बन जाएंगे। तीसरी चीज जो हमारे काम की है वो है सह प्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं होता, अगर फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है तो समुच्चय बी को ही हम कोडोमेन बोलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सह प्रांत कहलाएगा। सिंपल सी कहानी है, प्रांत में कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिस समुच्चय पर परिभाषित है वही प्रांत है। सह प्रांत जो दूसरा वाला समुच्चय जिसके अंदर आपके प्रतिबिंब है वो वाला है, और परिसर में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारे आउटपुट को इकट्ठा करेंगे, एक जगह रख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ से काम की चीज भी हमारे जो चीज हम ऑब्जर्वेशन है सिंपल, कि परिसर क्या है, सह प्रांत का उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय क्या होता है, अगर नहीं पढ़े हो 11वीं में तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। बात यहां तक समझ आ गई, कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है वो अभी हाथ खड़ा कर लो, फिर हम थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बिना बात हाथ मत खड़े कर लेना, ऐसे ही बस कुछ भी पूछने के लिए बोलो। सर हेलो परिसर के बाद लिखे हैं, क्या लिखे हैं समझ सचिन में पूछ रहा, पहले किसके बाद? परिसर के बाद नीचे 3 नंबर के नीचे 3 नंबर आर एफ का सर मतलब नीचे नीचे कहाँ नीचे? यहाँ परिसर परिसर नीचे परिसर व सह प्रांत के बीच में लिखे हैं। वापस बोल। परिसर और सह प्रांत के बीच में क्या लिखे हैं सर? यही तो ना। सर नीचे नीचे अरे परिसर और सह प्रांत के बीच में यही तो है। सर परिसर और सह प्रांत के बीच में यहाँ पर ये लिखे हैं इसको नीचे। भूल जा, 11वीं नहीं पढ़ी ना हमने, नहीं सर। तो भूल जा इसको, कुछ नहीं है, धोखा है। सह प्रांत एक बार दोबारा बताइए। ठीक है, सह प्रांत कुछ नहीं है, सह प्रांत एक बार। समुच्चय बी ही सह प्रांत है। सर परिसर बता दीजिए पर पहले मनीषा पहले परिसर। मनीषा। हाँ मनीषा बोल रहे हैं, क्या? वो भी हो रहे हैं। वापस बोल। क्वांटल लेक्चर्स का एक ही सर हम्म सर जो सब प्रांत होगा बी के सभी अवयव होगा ना, हाँ बी के सभी अभी अब सह प्रांत होंगे, तो ऐसे कि लिख जो लो। केवल बी ए का प्रतिबिंब है। लो ठीक है, समुच्चय बी सह प्रांत है, ठीक है। सर परिसर समझा दीजिए। परिसर है, फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालोगे यस सर। तो आपको आउटपुट मिलेंगे, सभी आउटपुटों को पकड़ो और एक जगह रख दो। सभी को जगह रख दो। हाँ 1 का आउटपुट क्या है, बी बी को एक जगह रख दो, ये रहा। 2 का आउटपुट क्या है, ए को रख दो। 3 का आउटपुट क्या है, सी को रख दो, तो ये परिसर हो गया आपका। डी नहीं रहेगा, क्या? डी नहीं रहेगा ना। और फिर एक्स्ट्रा ज्ञान मत लगाओ, बी के अंदर से परिसर निकलेगा, समझ रहे हो? परिसर तो आउटपुट से रिलेटेड है, क्लियर? चलो ओके अब सर। कौन बच गया? रुद्रा प्रताप एंड आदिति सिंह, बोलो। सर एक बार, सर प्रांत एक बार फिर से समझा दीजिए। प्रांत अभी समझाऊंगा, प्रांत कुछ नहीं है, समुच्चय ही प्रांत है। लेकिन सर जो फलन जैसे नहीं बना है कोई। अरे रुक जा, रॉकेट मत बनाकर, यहां तक समझ आ गई ना बात? यस हाँ, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना होता है, ठीक है। म्यूट कर लो सारे के सारे। अब आदित्य कुछ नहीं पूछना ना, बोलो बोलो। सर ये परिसर वाला समझ नहीं आया, मतलब जो समुच्चय बी है और समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए से जो समुच्चय बी में कनेक्टेड होगा वही परिसर होगा सिर्फ। जी तो यानी यहाँ डी कनेक्टेड नहीं है तो मतलब डी परिसर नहीं होगा। काहे नहीं है ना? ठीक है, यही डाउट था सर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा प्रांत को समझते हैं। ये तो प्रांत, ये बकवास डेफिनेशन है, किसी काम नहीं आती है ना। प्रांत की जो एक्चुअल डेफिनेशन काम आती है वो ये है, क्योंकि कभी हमको फंक्शन ऐसे नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ परिभाषित है, कहाँ से कहाँ दिया है, तो फिर प्रांत पूछेगा ही क्यों हमसे। प्रांत
की जो सही डेफिनेशन जो क्वेश्चन में काम आएगी वो डेफिनेशन है कि जहां पर फलन परिभाषित है, जहां पर फलन परिभाषित हो। लिख लो सर, जहां पे फलन परिभाषित है से आपका क्या मतलब है? कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फलन परिभाषित नहीं होता है। जैसे अगर आपको P/Q दे रखा है, यानी ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है, तो हर के अंदर जो भी संख्या है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हर के अंदर की संख्या आपकी जीरो बन जाती है, तो वो जब बिंदु आपके प्रांत में नहीं आ सकता, क्योंकि उस जगह पर फलन आपका परिभाषित नहीं होगा। पहली काम की बात। दूसरी काम की बात, अगर वर्गमूल के अंदर कुछ यहां लिखा हुआ है, तो fx बोल देता हूं, चलो वर्गमूल के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो हमें ये मालूम है कि कभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल परिभाषित नहीं होता है। वास्तविक संख्याओं में, कॉम्प्लेक्स में होता है, उसमें हम फलन नहीं पढ़ रहे हैं, हम फलन रियल नंबर में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी गई है, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, वर्गमूल को इंग्लिश में रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन के अंदर अगर कुछ लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये लिखा है तो f(x) का मान क्या है? हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि अगर परिमेय फलन दे रखा है, परिमेय फलन यानी कि जिसमें दो फलन का भाग दे रखा है, तो हर जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर रेडिकल साइन दे रखा है तो रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं आ सकती। तीसरी बात, इसको सिर्फ कॉपी में लिख लो, है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कभी आगे जाके काम आएगा, वहां बता दूंगा कि मैंने क्या लिखाया था। अगर लॉग लिखा गया है, लॉग में एक फंक्शन यहां लिखा है, एक फंक्शन यहां लिखा है, लॉग क्या होता है, कैसे होता है, बताऊंगा मैं समय आने पर। इसको सिर्फ कॉपी में लिख लो ताकि आपके नोट्स थोड़े से बेहतर रहें। तो dx का मान 1 नहीं हो सकता, dx पॉजिटिव होना चाहिए, fx भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर बात है। तो दो ही काम की बातें हैं, हर जीरो ना हो, रेडिकल साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या ना हो। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण ले, फटाफट लिख लो इसको, फिर उदाहरण लेते हैं। लिख लिया? चलो, क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर x+1 अपॉन x-2 का प्रांत ज्ञात करें। ठीक है, लगाओ दिमाग और आंसर निकालो। ठीक, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेंगे। f(x) बराबर x+2 अपॉन x² माइनस 3x+2 का प्रांत ज्ञात करें। करो। जिनका आंसर निकले वो ऐसे हाथ खड़ा करना, हैंड रेज मत करना सिस्टम में। यहां से निकल गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन में मदद कर दूं, पहले वाले में। हाँ सर, पहले वाला बनवा दो, दूसरा हम बना लेंगे। ये आपका पहला सवाल है। देखो, एक एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है, एक व्यंजक लिखा है x+1, दूसरा व्यंजक लिखा है x-2। हमें क्या मालूम है, हर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी जहां पर हर जीरो हो गया है वहां क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन अपरिभाषित हो जाएगा। यानी इस फलन में हम x के वो मान नहीं ले सकते जिसमें आपका हर जीरो बन जाता हो। हर कब जीरो बनेगा, हर जीरो बनेगा जब x-2 का मान जीरो हो जाएगा, यानी x का मान 2 हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन f(x) दे रखा है, ये x बराबर 2 पर कोई मान आपको नहीं देगा, 2 के अलावा आप कुछ भी मान डाल देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 डालोगे तो 2 -1 -1 दे देगा। अगर आप यहाँ पे 1000 इनपुट करोगे
1001 अपॉन आपको कितना देगा, 998 दे देगा, करेक्ट है। परंतु जैसे ही आप 2 एंटर करोगे आपको 3/0 मिलेगा और 3/0 परिभाषित नहीं होता है। तो इसका प्रांत क्या होगा, इसको हम लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ। एफ का प्रांत क्या होगा, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं होंगी जिसमें से केवल एक संख्या को हम घटाएंगे, वो संख्या कौन है, 2 है। ठीक है, इसको ही लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। पर जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ी उनको ये बहुत भारी लगेगा, ये तो फिर भी समझ लेंगे वो कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में से 2 को हटा दिया है। ठीक बात है, कुछ बात समझ आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। यस मिस्टर सुशील कुमार, यस सर। पूछना था? नहीं सर, उस दूसरे का आंसर आ गया। अबे तो हैंड रेज मत किया कर सिस्टम में, ठीक है? यस सर। सिस्टम में हैंड रेज तभी करो जब कुछ पूछना हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। सर ये प्रांत समझ नहीं आया यहाँ पे, प्रांत में 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो हर 0 नहीं हो सकता, एक वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती। यस सर। जहां जहां हर 0 है उनको हटा देना, जहां जहां वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या उनको हटा देना। ये हर कहां 0 बन रहा है, जब x समान 2 होगा। बस 2 को हटा दो, ठीक है? सही माइनस नहीं, सही माइनस अनंत नहीं समझ में आया। माइनस का मतलब पूरी वास्तविक संख्याओं में से 2 को हटा दिया, अच्छा ठीक है? यस सर। शिवम एंड मंतोष, बोलो बेटा शिवम। हेलो सर। सर यहाँ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यस x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। वापस बोल। अरे तुम ना x अंग्रेज मत बनो, समुच्चय लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा आपका मन करे लिख लो। मुद्दे की बात समझ आनी चाहिए। अब इसको रोस्टर फॉर्म में ले जाओ, फिर सेट बिल्डर में ले जाओ, फिर सेट बिल्डर के भी 4 तरीके हो सकते हैं, सब तरीका सही है। मुद्दे की बात है वास्तविक संख्या में से 2 को हटा देना है, ठीक है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R बट x इज नॉट इक्वल टू 2, इतनी अंग्रेजी बोल लो, बात तो वही है ना, 2 हटना है। मिस्टर मंतोष, सर आंसर आ गया दूसरा का। आंसर आ गया तो हाथ नहीं, हैंड रेज नहीं करना होता, ऐसे ही हाथ खड़े कर दो, मैं देख लूंगा कि आ गया आंसर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखो सर, फिर से परिमेय दे रखा है हमको, हर में कोई संख्या है, अंश में कोई संख्या है, अंश की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। हर की संख्या 0 नहीं हो सकती। हर कब 0 हो रहा है हमारा, x² - 3x + 2 का मान कब 0 होगा? इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, कर लो। क्या होंगे, x² - 2x - x + 2 = 0। x को कॉमन लिया तो x - 2 आया, -1 को कॉमन लिया तो x - 2 आया, तो मुझे x - 2 और x - 1 मिल गया है। तो x का मान 1 होगा तब हर 0 होगा, और x का मान 2 होगा तब भी हमारा हर 0 होगा, है ना? सिंपल सी बात है ना। x बराबर 1 पर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, x बराबर 2 पर भी 0 है तो भी फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ परिभाषित है? सब जगह परिभाषित है, सिवाय 1 और 2 के। तो जो आपका डोमेन निकलेगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं आएंगी, इसमें से 2 संख्याओं को हटाएंगे। पहली संख्या कौन है, 1 है, और दूसरी संख्या कौन है, 2 है। ये आपका आंसर है। क्लियर? कितने लोगों का आंसर ये आया? अब इसमें तुम वो अंग्रेजी मत झाड़ना मेरे सामने कि सर हम इसको ऐसे लिख लें क्या कि -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, जैसा मन करे लिख लो। और नहीं तो वो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, जैसा मन करे लिख लो। मुद्दे की बात 1 और 2 हटा देना है। क्लियर? ग्यारहवीं में पढ़ लिया करो बेटा, बिना पढ़े 12वीं में आओगे तो मेरा खून पी। बोलो सर जैसे बोलो बोलो।
अरे ये बेटा ये किसका है? रंजना के अलावा रागिनी है, वो फोन म्यूट कर ले, मैं वापस अनम्यूट कर दूंगा आपको, आपका डिस्टरबेंस इधर आ रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। अरे जो यक्स समान 1 और 2 आया है, जैसे माइनस में आए तो भी प्रांत होगा ना वो आर का? क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है? सर जैसे यक्स समान 1 प्लस में आया है और 2 भी आया प्लस में, तो प्रांत हुआ है, और जैसे माइनस में आएगा वो भी होगा। से क्या फर्क पड़ना है, प्लस माइनस आ रहा है, वो तो वो मान जो ये इसको जीरो बना देता हो, वो प्लस में आए माइनस में आए, उससे हमें क्या फर्क पड़ना है? यस सर। ठीक है, जो भी मान आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा, 500 आएगा, वो हटा देना है हमको तो। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को, रागिनी की सुन लेता हूँ मैं बात, बोलो। सर ये लिखने का तरीका बस नहीं समझ में आया। डी एफ इजिकल टू आर माइनस 1 टू। 11वीं पढ़े थे? यस सर, अच्छे से पढ़े हैं। समुच्च पढ़े हो? यस सर। समुच्च में पढ़ा था, समुच्च अंतराल, वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्च जैसा पढ़ाते हैं ना, उसमें वही तो है। चलो बता बस दूंगा, मैं पढ़ा ये दूंगा, पढ़ा दूंगा लिखने अभी। का तरीका नहीं लिखने सर, का ये तरीका लिखा। अभी सिखा दूंगा, तरीका भी सिखा दूंगा, पहले इसको निकालो फिर करेंगे बात। अंतराल सिखा ही देता हूँ आज, वरना मेरा खून पीते रहोगे बाद में। 1 2 क्यों लिखा है? जब हम पढ़ा करते थे तो 11वीं क्लास भी उतनी ही जरूरी थी जितनी 12वीं क्लास थी। हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि 11वीं में ना पढ़ें। हमने कि हमारे टीचर्स ने भी नहीं सोचा कि 11वीं में नहीं पढ़ूंगा। बहुत सिंपल था कि साइंस ले ली, 11th क्लास में आ गए तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना साइंस क्यों ली। हम साइंस भी लिए, हम 11th में भी आए और हम पढ़े ही नहीं, किताब ही नहीं खोली और हम डायरेक्ट 12th में आ गए। ये तो चमत्कार है, चमत्कार है तो कुछ तो होगा ना। निकाला? चलो देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है कि वर्गमूल है, रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वो धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक ना हो। कौन लिखा है सर? इसके अंदर लिखा है x-1, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर ऐसा है कोई तकलीफ नहीं, अगर ये नेगेटिव हो गया तो वर्गमूल परिभाषित नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है। तो क्या हो गया सर? बहुत सिंपल सी कहानी है कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी तभी ये फलन परिभाषित होगा, अदरवाइज परिभाषित नहीं होगा। तो हम प्रांत को कैसे लिखेंगे? हम प्रांत को लिखेंगे क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अब ये भी समझाता हूं ये क्या कहानी है। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ आ गया होगा ना सर, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, है ना। अब समझो कुछ एक चीज होती है अंतराल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। अगर कोई आपसे ऐसे लिख कर दे कि मुझे 2 से बड़ी संख्या चाहिए परंतु मुझे 3 से छोटी संख्या चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? 2.1 भी आंसर है, 2.5 भी आंसर है, 2.6 भी आंसर है, 2.666 भी आंसर है, 2.9 भी आंसर है, 2.99999 भी इसका आंसर है। ठीक है, जब आपसे कोई ऐसे बोले कि 2 से बड़ी हो पर 3 से छोटी हो, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं खुला अंतराल। ओपन इंटरवल मतलब 2 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है। अगर मैं संख्या रेखा, और अब सवाल है कि क्या 10वीं भी पढ़ी है, क्योंकि संख्या रेखा तो 10th क्लास में थी, है ना। तो संख्या रेखा पर अगर मैं संख्या 2 और 3 को प्लॉट करता हूं, संख्या रेखा पर छोटी संख्या लेफ्ट में आती है, बड़ी संख्या राइट में आती है। आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको 3 और 2 नहीं लिख सकते, वो गलत है ना। तो संख्या रेखा बनाने का लॉजिक है छोटा लेफ्ट बड़ा राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो 2 को मैं नहीं ले सकता, तो मैंने यहां ओपन इंटरवल बनाया है, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है। 2 से बड़ी सभी संख्याओं को मैं लूंगा पर मैं 3 को नहीं ले सकता, 3 पर ओपन इंटरवल है। 2 और 3 को छोड़कर मुझे सबको लेना है। इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। ओपन इंटरवल या
खुला अंतराल। ठीक बात है। दूसरा होता है कि मुझे 2 को भी शामिल करना है और मुझे 3 को भी शामिल करना है, यानी 2 के बराबर या 2 से बड़ी संख्या, परंतु 3 के बराबर या 3 से छोटी संख्या। सिंपल कहानी है। इसको लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। इस ब्रैकेट का मतलब है 2 शामिल है, 2 to 3। इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड या क्लोज लिख लो इंटरवल या बंद अंतराल। ठीक कहानी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे ये बोले कि 2 के बराबर आपको लेना है या 2 से बड़ा लेना है, पर 3 से छोटा लेना है, 3 के बराबर आप नहीं ले सकते। तो इसको लिखने का तरीका कॉमन सेंस है। कैसे कि सर देखो 2 को शामिल करना है तो 2 पर तो क्लोज इंटरवल लगा दो, 3 को शामिल नहीं करना है तो 3 पर ओपन इंटरवल लगा दो। अगर इसे आप दूसरे वाले को संख्या रेखा पर भी निरूपित करना चाहते हो तो कर लो। ये है 2, ये है 3। 2 को लेना है तो 2 पर बंद वाला सर्कल बनेगा, क्लोज सर्कल। 3 को लेना है तो 3 पर भी क्या बनेगा, क्लोज सर्कल बनेगा। ठीक बात है। इसे संख्या रेखा पर दिखाना हो तो 2 को लेना है पर 3 को नहीं लेना है, तो 2 पर क्लोज सर्कल बनेगा और 3 पर क्या बनेगा, ओपन सर्कल बनेगा। इसे हम बोलते हैं बंद खुला अंतराल। इसका नाम नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन इंटरवल हमें मालूम होना चाहिए, क्लोज इंटरवल हमें मालूम होना चाहिए। ये क्या है, बंद खुला अंतराल। ठीक है। ऐसे ही, अरे नहीं यार, ऐसे ही चौथा वाला आपका हो सकता है कि 2 से तो बड़ा है परंतु 3 के बराबर या 3 से छोटा है, खुला बंद अंतराल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 2 पर तो ओपन इंटरवल लगाना है और 3 पर क्लोज इंटरवल लगाना है। यानी ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। 2 को नहीं लेना, 3 को लेना है। ठीक बात है। यहां तक सब हमारे समझ आ गया है ना। लिख लो फटाफट। ये खुला बंद अंतराल हो गया। 3 और 4 के नाम को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुला बंद अंतराल। ठीक है, परफेक्ट है। लिख लिया। चलो अब एक सवाल करो। दो के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं को अंतराल रूप में लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब सॉल्यूशन भी देखो। सभी वास्तविक संख्याएं लिखनी है, 2 को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो सभी संख्याएं लेनी है, 2 को नहीं लेना है। यानी 2 पर क्या बना दो, 2 पर बना दो ओपन इंटरवल। ठीक है, 2 पर क्या बना दो, ओपन इंटरवल बना दो। ठीक है, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। एक तरीका हो सकता है लिखने का। पहला तरीका है कि सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ले लो, उसमें से सिर्फ एक बिंदु को हटाना है, सिर्फ 2 को हटाना है। तो एक बिंदु को हटाना है मतलब एक ऐसे समुच्चय को माइनस कर दो जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु है, 2। ये समुच्चय है। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप ऐसे लिखो कि मैं सभी, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी से बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या, माइनस इन्फिनिटी मतलब छोटी से छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2
2 पर मुझे देखो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। क्यों लगता है मैं इस डिस्कशन में अभी नहीं जा सकता, क्योंकि 11th ना पढ़ने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये मतलब बहुत फंडामेंटल है, इसको मेरे को समझाने में 1 घंटा लगेगा। तो ये बात मान के चलो कि प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप प्लस इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच सकते, ये सिंबल है, इस संख्या को कभी हम अटेन नहीं कर पाते, तो कभी क्लोज नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई संख्या दुनिया में ऐसी नहीं जिससे बड़ी संख्या ना हो। आप कोई भी संख्या अगर सोचोगे उससे बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी, इसलिए प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, चलो सर, माइनस इन्फिनिटी से मैं 2 तक आया, क्या मुझे 2 को लेना है? सर 2 को नहीं लेना, तो 2 पर मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। फिर मैं 2 से आगे बढ़ा तो 2 के बाद की सभी संख्याएं लेनी है, तो मैं 2 से इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं ले ली, बीच में मैंने यूनियन यानी दोनों को जोड़ा है। क्लियर बात है? कुछ बात समझ आ गई होगी। अगर यही सवाल ऐसा होता, अगर यही सवाल ऐसा होता कि 2,3 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं को अंतराल रूप में लिखो, तो आप क्या करते? ठीक है, 2 तथा 3 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं को अंतराल रूप में लिखो, तब क्या करते? सर हम संख्या रेखा बनाते, एक जगह हम 2 लिखते, एक जगह हम 3 लिखते। ठीक है, हाँ बेटा बोल फटाफट। हेलो सर। हाँ ओपन अंतराल सर, ऊपर ओपन अंतराल लगाए। अभिषेक सर को बोल। यदि जो रूट है यदि वो हर में हुआ तो उसका प्रांत कैसे निकालेंगे? क्या होगा? जो रूट है नहीं, उसमें जो हर में हो तो उसका प्रांत कैसे अरे निकालेंगे? वो तब होगा, अभी तो यहाँ आ पहले अंतराल समझ। अंतराल समझ नहीं आ रहा तो रूट को हर में लेके जा रहा है। सर इन्फिनिटी पर भी ओपन अंतराल लगाए और 2 पर भी ओपन अंतराल लगाए। हाँ, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। और सर 2 को नहीं लेना है तो भी 2 को लगेगा। नहीं लेना है तो ओपन लगाओगे, 2 को लेना है तो क्लोज लगा दोगे। ठीक सर। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी तक तो नहीं लेना रहता है ना सर। इन्फिनिटी, मेरी बात समझ, इन्फिनिटी क्या है? सर वो कितना भी अनंत संख्या रहेगी तो 2 के अलावा उसे लेना है, तो ठीक उसे है, जब लेना है तो सर सुन, उस अरे पर बात तसल्ली रख। अगर इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब ये है हम इन्फिनिटी तक पहुंच गए, यही मतलब हुआ ना। इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगाया, इसका मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच गए। हाँ या ना बोल। यस सर यस। ठीक है, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। जी सर। आप मुझे कितनी ही बड़ी संख्या बता दो, इन्फिनिटी का मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या। जी सर। क्या दुनिया में कोई ऐसी संख्या है जिससे बड़ी संख्या नहीं मिलती हो? नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं है, तो पहुंचोगे कैसे? कभी पहुंच नहीं पाओगे ना। जी सर। नहीं पहुंच पाओगे तो क्लोज कैसे लगाओगे? ठीक है, चलो ठीक। अब मुझे यहां क्या करना है? सर 2 को नहीं लेना है और 3 को नहीं लेना है। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका कि सभी वास्तविक संख्याएं ले लो, वास्तविक संख्याओं में से सिर्फ 2 बिंदु हटाने हैं, उन दोनों बिंदुओं को समुच्चय रूप में ले जाकर हटा दो। एक समुच्चय मैंने हटाया जिसका एक बिंदु 2 है और दूसरा बिंदु 3 है। वास्तविक संख्याओं में से सिर्फ 2 बिंदु मैंने हटाए हैं। ठीक बात है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मैं ऐसे लिखूं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक की सभी संख्याएं, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ऊपर ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी तो जिंदगी में हमेशा ही ओपन जाएगा, इन्फिनिटी कभी क्लोज पे आएगा ही नहीं। यहां ओपन हो गया, फिर क्या होगा? सर 2 नहीं लेना, परंतु 2 और 3 के बीच की सभी संख्याएं लेनी है, फिर 3 से बड़ी सभी संख्याएं लेनी। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ आ गई? चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, करा दूं क्या? का प्रांत ज्ञात करें, करा ही देता हूं, चलो कल से नया पढ़ेंगे। इसको कराने में तुम ना, ठीक है, एक बार समझाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं,
क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में रिपीट करता ही नहीं हूँ। अच्छे क्वेश्चन बच्चे करेंगे, पेपर बच्चों को देना है, मुझे थोड़ी पेपर देना है, मैं बार बार क्यों कराऊँ? सिंपल लॉजिक है ना। अरे भाई जिसको पेपर देना हो, एग्जाम में जाके बैठना हो, वो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करे। मुझे तो देना ही, मैं तो दे चुका हूँ बरसों पहले, फिर क्यों परेशान होना? अच्छे क्वेश्चन एक बार कराने होते हैं, इसलिए बार बार कराने ही नहीं है, तो एक बार ही अच्छे से समझो। क्लियर? ठीक बात है। अब समझना मेरी बात। सर यहाँ पे कहानी क्या है कि ये रेडिकल साइन के अंदर जो भी कुछ लिखा है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये है। ठीक बात है। चलो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये मुझे x² माइनस 9 बन गया और ये मुझे ऐसा बन गया। पहली बात, अब 11 पढ़ी नहीं है तो ये भी नहीं मालूम होगी कि माइनस से गुना करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। आज सुन लो पहली बार, प्रूफ तो कराऊंगा नहीं। माइनस से गुना करने पर असमीका का चिन्ह बदलता है, तो मैंने -1 से दोनों तरफ गुना किया और असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसी दिन खाली समय में बता दूंगा। ठीक बात है, यहां तक सबको समझ आ गया? करेक्ट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके गुणनखंड किए, तो ये मुझे x-3 और x+3 बन गया। सिंपल कहानी है। आपको x के वो सभी मान बताने हैं जिनके लिए x-3 और x+3 का गुणनफल क्या हो, ऋणात्मक हो। क्लियर है? ठीक है सर। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन है पूरे 11th क्लास में आपकी बुक में। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां जहां पर ये व्यंजक 0 हो रहे हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर प्लॉट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में भर भर के ये काम करोगे आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन से? जहां पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहे हैं। तो एक तो x बराबर 3 पर 0 है और एक x बराबर -3 पर 0 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को संख्या रेखा पर ले जाकर दर्शा देंगे। तो ये संख्या रेखा बना दी, ये -3 आएगा और ये +3 आएगा। कोई महानुभाव यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 नहीं लिखेगा क्योंकि लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है। ठीक बात है। चलिए सर, ठीक। अब मैं कुछ चीजें लिख देता हूं यहां पर। मैं यहां पर x-3 का चिन्ह निकालना चाहता हूं। मैं यहां पर x+3 का चिन्ह निकालना चाहता हूं। सर छुट्टी तो कल से लग रही थी, आप तो आज से 1.5 घंटे पढ़ाने लग गए हमको, है ना? कल से तो 1.5 घंटे पढ़ना ही है वैसे ही, तो प्रैक्टिस करो आज से। ठीक है, मैं यहाँ पर x-3 और x+3 का चिन्ह निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर x का मान 3 से बड़ा है तो x-3 का चिन्ह क्या होगा? सर 3 से बड़ा 4 होगा तो 4 - 3 1 होगा, 5 होगा तो 5 - 3 2 होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x का मान 3 से ज्यादा है तो x-3 हमेशा धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक है। ठीक है, अगर x का मान 3 से बड़ा है तो x+3 का चिन्ह क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। 3 से बड़ी कोई संख्या ले लो, x+3 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। सही बात है। x-3 पॉजिटिव है, x+3 पॉजिटिव है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये इन दो संख्याओं का गुणनफल है, तो ये क्या होगा? ये भी धनात्मक होगा। ठीक बात है, क्लियर है? चलो सर, अगर मैं -3 और 3 के बीच की कोई संख्या उठाता हूं तो x-3 का चिन्ह क्या होगा? सर -3 से कम कोई संख्या उठा लो आप, 3 से छोटी कोई भी संख्या उठा लो। अगर मैं 2.99 भी उठाता हूं तो 2.99 - 3 एक नेगेटिव संख्या है। बात क्लियर है? अगर 0 लेता हूं तब भी 0 - 3 भी एक नेगेटिव संख्या है। -1 लेता हूं तब भी -1 और -3 भी एक नेगेटिव संख्या है। ठीक है, यानी -3 और +3 के बीच की कोई भी संख्या आप उठा लो, x-3 क्या होगा? नेगेटिव होगा। और कोई भी संख्या उठाने की जरूरत नहीं है, किसी एक संख्या पे निकाल लो, जो चिन्ह निकलेगा पूरे अंतराल में चिन्ह समान होता है, चिन्ह नहीं बदलता। ठीक बात है। अगर -3 और 3 के बीच की कोई संख्या में लेता हूं तो x+3 का चिन्ह क्या होगा? कोई एक संख्या ले लो, मैंने 0 मान लिया है तो 0 + 3 3 धनात्मक है, तो ये धनात्मक होगा। अब आपका मन करे आप कोई भी संख्या के साथ ट्राई कर लेना, -3 और 3 के बीच की किसी भी संख्या के लिए x+3 हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है,
अब दो संख्याओं को गुना किया है, एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। नेगेटिव पॉजिटिव का गुणनफल क्या होता है? नेगेटिव। तो गुणनफल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सही बात है, ठीक है सर। अगर मैं -3 से छोटी संख्या लेता हूं तो x नेगेटिव और -3 है ही सही, -3 से छोटी संख्या कोई भी ले लो, -10 ले लिया तो ये -13 हो गया, मतलब ये क्या है? नेगेटिव है। वैसे लॉजिकली भी सोच लो, अगर x का मान नेगेटिव है तो x -3 तो नेगेटिव ही होगा ना। सही बात है। x + 3 क्या होगा? सर -3 से छोटी संख्या कोई भी, जैसे -5 अगर मैं पकड़ता हूं तो -5 + 3 -2 होगा, तो ये क्या है? ये भी नेगेटिव है। यानी अगर x का मान -3 से कम है तो x - 3 भी नेगेटिव है, x + 3 भी नेगेटिव है। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो इसका चिन्ह क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। सही बात है। मैं x के वो मान निकालना चाहता हूं जहां पर ये क्या हो? नेगेटिव हो। जहां पर क्या हो? जहां पर x - 3 और x + 3 का गुणनफल 0 से छोटा हो, यानी ऋणात्मक हो। x के ऐसे मान निकालना चाहता हूं जहां पे इनका गुणनफल क्या हो? ऋणात्मक हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, तो x के कौन कौन से मान निकले हैं? जब x का मान 3 से बड़ा है तो सर ये पॉजिटिव है, मेरे काम का नहीं है। जब x का मान -3 और 3 के बीच में है तो ये नेगेटिव है, मेरे काम का है। समझ रहे हो? और जब -3 से छोटा है तो पॉजिटिव है, मेरे काम का नहीं है। तो मेरे काम का कौन है? मेरे काम का ये है कि जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, मेरे काम का है। x बराबर 3 और x बराबर -3 भी मेरे काम का है। क्यों? कि x बराबर 3 और -3 पर ये 0 है, तो 0 भी मुझे लेना है। इसके साथ साथ में कौन आएगा? इसके साथ साथ में 3 भी आएगा और इसके साथ साथ में कौन आएगा? -3 भी आएगा। उसको ऐसे ही लिख दो ना सर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। ये मेरा प्रांत है। ये 11वीं का सवाल है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें सर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें आना चाहिए था पर अब आ गया है। क्लियर है? चलो, तो ये बात हो गई प्रांत की, ये बात हो गई इंटरवल की। बाकी की कलम लेंगे। नवाजुद्दीन कुछ पूछना चाह रहा है, पूछ बेटा। सर नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर 12th का सिलेबस मतलब लगभग किस मंथ तक हो जाएगा? तू ना, ओरिएंटेशन में सब बताया हुआ है मैंने, हो जाएगा आपका। नवंबर से पहले सब करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। इस क्लास में सिर्फ डाउट पूछे जाते हैं, डाउट पे रहो, बाकी सब कुछ ओरिएंटेशन में है। सॉरी सर, सॉरी सर। बाकी म्यूट कर ले बेटा फोन को, हैंड डाउन कर दे। सर तानिया कल पाल के लिए बोलो। हेलो हम्म सर, ये आपने लिखा जो है x बिलोंग्स टू -3 3 और यूनियन, सर बस ये समझ में नहीं आया जो लिखा है। कुछ नहीं है। -3 को लेना है, नहीं लेना है? -3 पर वैल्यू क्या है? -3 सर लेना है। अरे इस अभिषेक को मोर बजानी है पीछे। -3 पर वैल्यू क्या है? 0। जी सर। वर्गमूल में 0 हो सकता है? नहीं। वर्गमूल में 0 तो हो सकता है ना, 0 का वर्गमूल 0। हाँ सर, हो सकता है। तो -3 को लेना है। जी सर। x बराबर 3 पर भी 0 है। जी सर। वर्गमूल में 0 हो सकता है। जी सर, हो सकता है। 3 को लेना है। जी सर, लेना है। -3 और 3 के बीच में तो सभी को लेना ही है क्योंकि नेगेटिव है। तो जी इसे भी सर। लेना है, इसे भी लेना है और बीच की सभी संख्याओं को लेना है। तो काम हो गया, क्लोज इंटरवल आ गया। नहीं सर, उसके ऊपर जो लिखा है ये जी सर। भूल जाओ जी उसको। सर। ये समझ आ गया? जी सर। उसको भूल जाओ। और सर सर मतलब हम जब इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव लिखते हैं इसके संख्या रेखा पर, तो मतलब उससे हम वो खुला वाला सर्कल नहीं बना सकते? हमेशा खुला साइन ही बनेगा, ये हमेशा ऐसे ही आएंगे। ठीक है सर। ओके। सर नमस्ते। बोलिए। x - 3 का चिन्ह 3 के बाद प्लस कैसे हुआ सर?
x माइनस 3 का चिन्ह 3 के बाद प्लस कैसे हुआ? 3 से बड़ी संख्या पे यस सर। छोटा करके देखा, नेगेटिव करके देखा। हाँ सर, समझ गए सर। समझ गया? समझ बहुत गए। जल्दी समझ गया यार। हाँ सर। ठीक है। असद गौरी अनुज मिश्रा, म्यूट कर ले बेटा और हैंड डाउन कर ले। सर ये जो x का वैल्यू है, जो वही x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें अगर x के मानों को अगर हल करेंगे तभी तो जो है चिन्ह माइनस और प्लस ही तो आएगा। वापस बोल, तसल्ली से बोल, क्या जो बोल रहा है। सर ये जो आपने लिखा है x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, अगर इसको हल करेंगे तो उसके बाद भी तो x का जो मान है वो माइनस और प्लस के बीच में आएगा। माइनस प्लस कौन? मतलब x का जो वैल्यू है वो 3 और माइनस 3 आएगा। तो हल कैसे करेगा? x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू 3 और माइनस का 3। तो सर जो आपने ये बताया है चिन्ह वाला, अरे तो इसको अगर इसको चिन्ह के मतलब अनुसार ना करें, वैसे ही मान निकाल के कर ले, कैसे करेगा बता, बोल क्या लिखूं बता। तो सॉल्व करना है ना, बता कैसे करें। Yes. बता। सर कह रहे थे इसको x माइनस 3 लेस देन, अब क्या लिखूं? x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, और x प्लस 3 लेस देन 0 एक बार हो जाएगा। x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पढ़े ये यानी गणित? ये गणित दुनिया में कहाँ पढ़ी हमने? जैसे सर बराबर होता था तो कर लेते थे, तो उसी प्रकार। दो संख्याएं अगर ऋणात्मक हैं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल नेगेटिव आना है और दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं, तो गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक। तो ये तो बात ही कुछ और हो गई ना। यस सर। समझे देवताओं? ठीक है, म्यूट कर ले। सॉरी। ऐसी गणित मत पढ़ा करो जो कहीं दुनिया में है ही नहीं। चलिए, परफेक्ट है। तो ये थी हमारी कैलकुलस की पहली क्लास। आज हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। कल की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल की क्लास में हम फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे। तो 11th क्लास में अगर आपने ग्राफ पढ़े हैं, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं पढ़े हैं तो कल आखिरी बार पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना, कि वो पूरे ग्राफ हमारे 12th में काम आने वाले हैं। करेक्ट है। और अगर 11th में थोड़े बहुत हल्के उल्के कम पढ़े हैं तो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, सबका प्रांत परिसर निकालना आप सीख लोगे। परफेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।